नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवालों का सीरीज, जो कि आपके आगामी रेलवे, एसएससी और पुलिस परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, और अगर आपने इस पूरे सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया देन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये हमारा पार्ट नंबर 35 है। इसके पहले मैंने 34 पार्ट बनाए हुए हैं और उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर के सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में बोला है कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3√2 तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू बतानी है। इस सवाल को करने का अप्रोच क्या होगा? देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3√2। ऐसे सवाल आप बिना पेन पेपर के आराम से कर पाएंगे, बस एक बार समझ लेंगे तो। देखिए, इसको हम क्या कर देंगे कि इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। x माइनस 1/x² का स्क्वायर कर देंगे और 3√2 का भी स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा कि वह होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो आप इसका वर्ग करो तो x² हो जाएगा प्लस 1/x² हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और इस x से ये x कट जाएगा तो यहाँ फाइनली क्या बच जाएगा? खाली -2। तो मैं यहाँ से x इंटू 1/x हटा लेता हूँ। अब आप सीधा याद रखोगे कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? x² प्लस 1/x² माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जब आप 3√2 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। तो 9 दूनी का 18 हो गया। अब आप यहाँ से अगर इसको देखोगे तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आपका हमने निकाला कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 20। अगर इसमें पूछा होता कि x प्लस 1/x की वैल्यू बता दो तो फिर क्या करते? तो यहाँ +2 कर देते और यहाँ +2 कर देते। तो ये क्या बन जाता? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। कैसे? तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x है। x कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका बराबर क्या होगा? तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और ये वर्ग है, इसको आप इधर लेके जाओगे तो क्या होगा? x प्लस 1/x इज इक्वल टू √22 आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा अगर x प्लस 1/x की वैल्यू पूछेगा तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि √x प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली इधर +2 कर दोगे और फिर इधर +2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। इसमें इसने बोला है कि 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में इस रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा? तो देखो, एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, उसको याद रखना। जब भी मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ से एक रेलगाड़ी चलना शुरू करती है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये एंटर करेगी और फिर जब ये यहाँ से निकल जाएगी तब क्या माना जाएगा? मान लो ये रेलगाड़ी का अगला हिस्सा है और ये उसका पीछे का हिस्सा है, ठीक है, ये पीछे का हिस्सा है। तो जब रेलगाड़ी यहाँ से घुसी है ना, और यहाँ से चलते 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 यहाँ पे जब उसका अगला हिस्सा निकला और फिर उसको क्रॉस करने लगी, यहाँ से क्रॉस करते करते जब उसका ये वाला पीछे का हिस्सा पूरा निकल जाएगा, मतलब क्या होगा कि तब रेलगाड़ी पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो टोटल जो दूरी रेलगाड़ी तय करेगी, मान लो प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो रेलगाड़ी की लंबाई है y मीटर है, सॉरी इसको याद इसको x मीटर कर लेना और इसको y मीटर कर लेना, ठीक है। तो रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म है
उसकी जो लंबाई है x मीटर है और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई अगर y मीटर है, तो रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करने में जो कुल दूरी तय करेगी वह x प्लस y मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एक रेलगाड़ी अगर एक प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर एक टनल यानी गुफा को पार करे, तो वह अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या फिर उस गुफा की लंबाई को क्रॉस करती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे बोल देता कि ये रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रही है, तो वहाँ पे जो दूरी तय करती वह अपने दूरी के बराबर ही करती, यानी अपने लंबाई के बराबर ही दूरी रेलगाड़ी तय करती। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रख लेंगे, काफ़ी काम आता है क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो जो कुल दूरी तय करेगी रेलगाड़ी वह कितनी तय करेगी? तो 210 प्लस 150, इसको आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 360, यानी कि 360 मीटर दूरी उसको तय करनी है। और उसकी स्पीड क्या है? तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया जाता है, इसको याद रखना है। अब 18 छक्के 108 हो जाएगा और 6 पंचे 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। अब आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी गई है? 360 मीटर रेलगाड़ी की स्पीड प्लस रेलगाड़ी का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 360 मीटर आ गया। अपॉन स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बरह में 36, यानी कि 12 सेकंड में जो रेलगाड़ी है वह पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस यही समझना था कि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी एक रेलगाड़ी तो वह अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को क्रॉस करती है। ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर स्पीड दिया है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो उसको 5/18 से हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है हमारे नेक्स्ट सवाल में। इसमें इसने बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि समपूरक और पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक कोण और सप्लीमेंट्री मतलब होता है समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि अगर दो कोण मान लो अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के पूरक हैं, तो उनका जो योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है। और अगर वो कोण क्या है? एक दूसरे के समपूरक हैं, तो उनके दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक और सप्लीमेंट्री मतलब समपूरक। एस से सप्लीमेंट्री, एस से समपूरक, तो याद रखेंगे, आराम से हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री में जब आप कोणों का योग करते हैं तो 180 डिग्री आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री में जब योग करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आता है। तो ये बस याद रखेंगे, क्वेश्चन आराम से बनेगा। क्वेश्चन पे अब आते हैं अपने। क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगल दिया गया है वह अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है। मतलब मान लो कि एंगल अल्फ़ा है अगर, तो उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 4 अल्फ़ा है। क्या बोला है कि जो एंगल है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो उस एंगल का मान बताना है कि जो क्या है अपने सप्लीमेंट्री एंगल का क्या है? 4 गुना है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना, यानी कि उसका सप्लीमेंट्री अगर अल्फ़ा होगा तो वह क्या हो जाएगा? 4 अल्फ़ा। यानी सप्लीमेंट्री एंगल अगर अल्फ़ा है तो वह एंगल, वह कोण कितना हो जाएगा? 4 अल्फ़ा हो जाएगा। और मैंने अभी बताया कि अगर दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री यानी समपूरक अगर होते हैं तो उनका योग कितना आ जाता है? 180, यानी अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 180/5, जो कि आप सॉल्व करोगे तो 5 तिया 15, 5 छक्के 30, है ना। 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, 36 डिग्री जो होगा उस कोण का मान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ पूरक और समपूरक कोण का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इसमें बोला है
कि एक पति अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने पुत्रों में 2:3:5 के यानी 2:3:5 के अनुपात में बांट देता है। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसने अपनी ये वाइफ का और ये सन का हिस्सा है। सन जो है उनको 2:3:5 के अनुपात में बांटा है और अपनी वाइफ को जो संपत्ति है उसका 1/3 हिस्सा दिया है। ठीक है, तो मैं इसमें मान लेता हूँ कि कुल संपत्ति 30 की है, 30 की है और उसने अपनी वाइफ को कितना दिया उसमें से, तो 10 हिस्सा दे दिया। ठीक है, यानी कुल संपत्ति अगर 30 यूनिट की है और उसने अपनी वाइफ को 10 हिस्सा दे दिया तो अपने पुत्रों को कितना देगा, 20 हिस्सा देगा। 20 हिस्सा वह अपने पुत्रों को देगा और उनके पुत्रों का अनुपात कितना दिया है, तो 2:3:5। इसका योग करोगे तो 3 2 5 और 5 10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 20 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यानी पहले वाले पुत्र को कितना मिलेगा, 4 यूनिट मिलेगा, दूसरे वाले पुत्र को 6 यूनिट मिलेगा और तीसरे वाले पुत्र को 10 यूनिट मिलेगा। और क्वेश्चन में बोला है कि पहले पुत्र को 48,000 मिलता है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू दी गई है 48,000। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 48,000। तो यहाँ से आप निकालोगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है, 12,000 जो होगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 आ गई। क्यों, क्योंकि 4 यूनिट जो था पहले वाले पुत्र की जो हिस्सा था वह 48,000 दिया गया था। ठीक है, तो 1 यूनिट हमने निकाल लिया, 12,000 आ गया। अब जब 1 यूनिट बराबर 12,000 आ गया तो उसकी कुल संपत्ति पूछी जा रही थी। तो हमने क्या माना था कि यहाँ पे मैंने माना था कि 30 हिस्सा पूरा संपत्ति है और 10 हिस्सा जो है उसकी वाइफ को दे दिया गया था। तो कुल जो संपत्ति थी कितने की थी, 30 यूनिट की थी और 1 यूनिट का मान 12,000 आ गया। तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12,000 × 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 और उसके आगे 4 जीरो, यानी 3,60,000 रुपये जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ जो 1/3 दिया हुआ है इसको मैंने इसके रेशियो को बराबर रखते हुए वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है, जिससे कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो इस सवाल में। ये भी बिना पेन पेपर के होने वाला सवाल है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो मैंने इस सवाल को बताया अच्छे से है। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। यहाँ इसने बोला है कि 68.04 क्विंटल चावल 3,780 लोगों में वितरित किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा। ठीक है, तो देखो 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलो। ठीक है, 1 क्विंटल बराबर 100 किलो, तो 68.04 क्विंटल इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा पूरा किलो में, और बटे कितने लोगों को देना है, 3,780 लोगों को देना है। अब आप 0 0 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 6804/378। ठीक है, 3780। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये कितनी बार में कैंसिल आउट होगा, देखो ये 378 है, 378 है। अगर आप इसको देखो ऑप्शन की मदद से इसको करो, अगर आप 18 से 378 को 18 से करते हो तो क्या हो जाएगा, 18 बटे क्या हो जाता है 144, 14 बचा, 18 सते कितना हो जाता है, तो 18 सते 126, 126 और 4 130 और 10 140, यहाँ पे शून्य आ जाएगा और फिर 14 आ जाएगा, और 18 तियाँ 54 और 10 कितना हो जाएगा 64। यानी कि ये जो पूरा नंबर है यह इससे 18 बार में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप काट दो इसको, तो देखो 6804/378 इंटू 10 कर दो और ये 18 बार में कटेगा, यानी 18/10 बच गया। अब इस 10 को ऊपर ले जाओगे तो 1.8 किलोग्राम चावल जो है हर एक इंसान को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को काफ़ी आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल भी आसान सवाल है, लेकिन कोई भी मतलब इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग इधर उधर कर दोगे तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया था, तो इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट करके नीचे बताना है इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।